पंचायत भवन के साथ साथ जल जीवन मिशन आदि विभिन्न कार्य शामिल हैं। 125 कार्य दिवसों वाले इस अभियान के तहत जो कामगार अपने गृह क्षेत्रों में आने के बाद अपने क्षेत्र में ही रहकर काम करना चाहते हैं, उनको उनके हुनर और रुचि के अनुसार संगठित करते हुए सतत आजीविका सृजन के लिए उद्यमिता और आजीविका विस्तार के प्रयास किए जाएंगे। जिन कामगारों को रोजगार की तुरंत आवश्यकता है, उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मजदूरी का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पहल से एक तरफ तो जहां विभिन्न स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, गंदा पानी कई बीमारियों को जन्म देता है। कान में गंदा पानी जाने से कान में मवाद बनता है। इससे कान में दर्द और कान बहने की तकलीफ हो जाती है। ध्यान रखें, बच्चे को तालाब में डुबकी न लगाने दें। गंदे पानी से रखो दूरी। स्वस्थ कानों के लिए यही जरूरी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुआ खत्म। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की दी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद मुल्क को दी मुबारकबाद। डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स, साइंसदान समेत कोरोना वॉरियर्स का किया इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने साबिक़ वज़ीर आला समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा, यह सोच बहुत गलत। और शुमाली हिंद में मगरबी हवाओं के दबाव के सबब हो रही है तब्दीली। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में सर्द लहर और कोहरा। लखनऊ में सुबह हुई बारिश। मगरबी उत्तर प्रदेश में बारिश का इंतबाह। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत के लिए एक अहम खबर है। डीसीजीआई की तरफ से 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। जिन कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, उसमें ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत की कोवैक्सीन शामिल हैं। दिल्ली वाक़े राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर वीजी सोमानी ने यह ऐलान किया। Adequate examination. The CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बताया है कि माहिरीन कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर फैसला लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को कोवैक्सीन 2-2 खुराक में देनी होगी। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जा सकता है। भारत दुनिया का पहला मुल्क है जिसने एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से महफूज हैं। Phase 1 and phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated
that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date, approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. मुल्क में 2 कोरोना टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के खिलाफ लड़ाई में एक अहम फैसला कुन मोड़ बताया है। वजीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आलमी वबा के खिलाफ भारत की जंग में ये एक फैसला कुन लम्हा है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी से एक सेहतमंद और कोविड से पाक भारत की मुहिम को तवक़्क़ियत मिलेगी। इस मुहिम में जी जान से जुटे साइंसदान इन्वेस्टर्स को उन्होंने नेक ख्वाहिशात और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। ये फ़ख्र की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। यह खुद कफील भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारे साइंसदा बरादरी के क़ुव्वत इरादी को जाहिर करता है। खुद कफील भारत जिसकी बुनियाद सभी को खुशहाली पर रखी है, मनफी हालात में खिदमत के जज्बे के लिए हम डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल, साइंसदानों, पुलिस एहलकारों, सफाई मुलाजमीन और सभी कोरोना वॉरियर्स के तई इजहार तशक्कर करते हैं। अवाम की जिंदगी बचाने के लिए हम हमेशा उनके मानवन रहेंगे। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान पर कहा है कि यह सोच बहुत गलत है। वजीर आजम मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी मेहनत की है। ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। लोगों को तो ये देखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से प्रयत्न करने के बाद में ये सुखद संदेश यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जब आ रहा है और फ्री में सबको मिल सके, इसका प्रबंध केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, तो ये एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया में मकबूल लीडरों के पहले मकाम पर हैं। इसके लिए मैं उन्हें दिली मुबारकबाद देता हूं। यह मुल्क के लिए फख्र की बात है। 135 करोड़ की आबादी के लिए उन्होंने जो स्कीमें बनाई उनसे लोगों को जिंदगी में तब्दीली आई है। इसलिए 6 बरसों से मुसलसल वजीर आजम की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। कोविड-19 के दौर में भी उन्होंने मुल्क की अच्छी तरह चलाया है, जिससे इस दौर में मुल्क महफूज रहा है और कोविड का मुकाबला करने में कामयाब भी रहा है। नेट अप्रूवल की जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सर्वाधिक देखने को मिली है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। ये वास्तव में देश के लिए गौरव की बात है। देश के 135 करोड़ की आबादी के लिए उनके जीवन में खुशहाली लाने, उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने और बिना भेदभाव के देश के अंदर हर एक नागरिक के प्रति जो एक भावनात्मक लगाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में देखने को मिला है, स्वाभाविक रूप से वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता इसका प्रमुख कारण है। कोविड-19 में जिस कार्यकुशलता का और जिस एक विजनरी लीडरशिप का परिचय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, वह अभूतपूर्व रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजनरी लीडरशिप की सराहना करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आज उसी का परिणाम है कि वैश्विक महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में भारत सफल रहा।
और भारत की 135 करोड़ की आबादी पूरी तरह सुरक्षित रही। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में नवल शाह के वालिदैन की याद में मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर गोरखपुर के मेंबर पार्लियामेंट रवि किशन, देही रुकन असेंबली विपिन सिंह, साबिक मेयर सत्य पांडे, रुकन असेंबली चौरी चौरा संगीता यादव और गोरखपुर रुकन असेंबली राधा मोहन दास अग्रवाल समेत डीआईजी जोगेंद्र कुमार और डीएम विजेंद्र पांडे मौजूद रहे। प्रोग्राम में वजीर आला ने साधु संतों और गरीबों को कंबल तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जबरदस्त सर्दी में शाह कुनबे के जरिए गरीबों और साधु संतों को कंबल तकसीम करने का ये नेक काम गुज़िश्ता 13 वर्षों से मुसलसल किया जा रहा है। नर सेवा नारायण सेवा के इस जज्बे को लेकर सभी को इस पर अमल करना चाहिए, जिससे आपस में खैर सगाली बढ़ेगी। ये सिलसिला पिछले 12-15 वर्षों से निरंतर चल रहा है, क्योंकि 2007 के पहले श्रीमती ओमलता देवी शाह स्वयं इस काम को करती थी और उसके बाद इस कार्य को कुछ वर्षों तक श्री परमानंद शाह जी ने और के मार्गदर्शन में श्री नवल शाह जी, श्री शंभू शाह जी, श्री संजय शाह आदि ने आगे बढ़ाया और आज श्री परमानंद शाह जी के न रहने के बाद उनके पुत्र इस पवित्र धर्मार्थ कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस अवसर पर शाह परिवार को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार के धार्मिक कार्यों के साथ, धर्मार्थ कार्यों के साथ जुड़ करके जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए निरंतर परिवार कार्य करता रहे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति हृदय से इस वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। बरेली में राज्य कर्मचारी संघ भंडारण की 27वीं 2 साला कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष कुमार गंगवार ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम में मुलाजमीन ने पेंशन बहाली और महंगाई भत्ते का मुतालबा किया। अपने मुतालबात की हिमायत में मुलाजमीन ने मरकजी वजीर को मेमोरेंडम सौंपा। 2005 से रियासती मुलाजमीन को पेंशन और महंगाई भत्ता बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर तवील अरसे से मुलाजमीन तहरीक चला रहे हैं। मरकजी वजीर ने मुलाजमीन को यकीन दहानी कराई है कि वो जल्द ही रियासती सरकार के साथ बात कर उनके मुतालबात के लिए मुस्बत पहल करेंगे। इन साथियों के कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए, इन्होंने कुछ अपनी समस्याएं बताई हैं और हमें लगता है कि प्रदेश सरकार बहुत संवेदनशील है। जो भी मांगे हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से विचार करके ये कोशिश रहेगी इनको हल किया जाए। मैं इनका पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजूंगा कि इनके बिठाल करके बात करके इसका समाधान करें। ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर के द्वार आज सभी अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए। मंदिर में दर्शन करने वाले अकीदतमंदों को अपनी कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। गाजियाबाद जिले में मुरादनगर के एक शमशान घाट का लेंटर गिर जाने से तकरीबन 1 दर्जन लोगों के दबे होने का अंदेशा है। मौके पर पुलिस इंतजामिया और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक राहत का काम चल रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का नोटिस लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस कप्तान को फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम कराने की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि हादसे से मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाए और उन्होंने हादसे में जख्मी लोगों का सही इलाज यकीनी बनाने की हिदायत भी दी। यहाँ पे जब हमारे बाबा जी गुजर गए थे तो हम उसे यहाँ ले गए थे, हमने सीधे वहाँ ले गए थे अग्नि अस्पताल में, ठीक है। वहाँ पर अग्नि दाग लगा के जब वो आए तो हमने ये कहा था, पंडित जी से ये बोला था पंडित जी यही लगा लो, तो पंडित जी नहीं माने। पंडित जी ने हमें यहाँ ला के खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे वो होएगा पूजा वूजा हैं। तो एकदम मैं तो वही था आगे जहाँ हमारे बाबा जी वो कर रहे थे अग्नि, ठीक है। वहाँ से आया तो एकदम आवाज़ आई बहुत तेज़ बड़बड़, तो एकदम वो छत गिरी तो एकदम भगे, तो उसके बाद तो सब
देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और इस समय हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी यहाँ घायल हैं, जो भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको खोज के उनको उपचार की उनकी व्यवस्था उपलब्ध कराना। और एनडीआरएफ की टीम यहाँ बुला ली गई है। एनडीआरएफ की टीम के साथ उनका डॉग स्क्वाड भी है ताकि मलबे के नीचे दबे हुए किसी भी व्यक्ति को वो चिन्हित कर सकें। और हम लोग पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम, मेडिकल की टीम सब यहाँ लगे हुए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य समय ये है कि किसी भी घायल को उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराना। मुजफ्फरनगर जिले में गरीब और बेसहारा बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए प्रोविजन डिपार्टमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया है। जिला मजिस्ट्रेट सिल्वा कुमारी जे ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा है कि कुछ ऐसे महरूम ग्रुप हैं जिन्हें सरकारी स्कीमों का फायदा हासिल नहीं हो पाता। ऐसे ख्वाजसरा, बेसहारा ख्वातीन, नशे के आदी लोग और उनका कुनबा और तग़ज़िया की कमी के शिकार बच्चों के लिए ये पोर्टल तालीम और सेहत समेत सभी ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब कराएगा। इसमें समाज की मौजूद शख्सियात, ग्रुप और सनतकारों से भी ताउन हासिल किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को भी इस पोर्टल से आगे बढ़ाया जाएगा। एक हम लोगों ने सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें 6 तरीके का कैटेगरी के लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है। एक तो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो डेस्टिट्यूट वीमेन का है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो 18 साल के नीचे हैं उनको, और सेक्स वर्कर्स और इस तरह के कैटेगरी के लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं। इनका हम लोगों ने टारगेट किया है ताकि इनके लिए जो सेपरेट जो इश्यूज़ हैं, इनका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और एजुकेशन इश्यूज़ और पेंशन और कई चीज़ें अलग है, बाकी लोगों से हट के इनका इश्यूज़ अलग है, ताकि स्पेशल फोकस मिशन शक्ति के तहत हम लोग स्पेशल फोकस इन कैटेगरीज़ के ऊपर कर सकते हैं। ये हम लोग का प्रयास है ताकि एक प्लेटफॉर्म में सभी स्टेक होल्डर्स आ जाएं, जो कंप्लेनेंट्स हैं उनका भी और जो लाभ लेना चाहते हैं सरकार का उनका भी, स्पॉन्सर्स, NGOs, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सभी का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। मरकजी हुकूमत की मुद्रा स्कीम फतेहपुर में खवातीन के लिए कामयाबी का रास्ता रोशन कर रही है। इस स्कीम से हुनरमंद खवातीन को कारोबार बढ़ाने में मदद मिल रही है। जिले की रेशम मेहरोत्रा अपने ब्यूटी पार्लर में मुद्रा स्कीम से पैसा लेकर जदीद मशीनें लगाकर कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। कोविड-19 के दौर में ये काम ठप हो गया था। इसको दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा स्कीम के तहत 10 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया और अब खवातीन और मर्दों का सैलून चल रहा है, जहां 14 बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है। यह स्कीम रेशम के साथ साथ उन लोगों के लिए भी मुआवन साबित हो रही है जो इनके साथ काम कर रहे हैं। मेरी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी उस समय, अभी बीच में कोविड आ गया तो उस समय सबका काम बंद हो गया, परिस्थितियां भी नहीं सही थी किसी की। तो फिर उस समय मैंने प्रधानमंत्री योजना जो मुद्रा लोन चल रहा था, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई किया और मुझे बहुत अच्छे तरीके से सर ने डील भी किया, सर ने लोन भी दिया। मेरा विदिन 1 वीक में उन्होंने मुझसे जितना भी इंफॉर्मेशंस वगैरह उनको चाहिए थी उनको सब मैंने दिए और मुझे लोन बहुत अच्छे से मिल गया। उसके बाद मैंने अपना सैलून भी बढ़ाया, अपना काम भी बढ़ाया, मैं और मशीन्स भी लेके आई। मैंने अपना स्टाफ, पहले मेरे पास 3 स्टाफ था, आज मेरे पास 14 स्टाफ का काम कर रहा है। मैंने सबको रोज़गार भी दिया, बच्चे मुझसे सीखते भी हैं और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि लोन बहुत अच्छे से मिल जाता है। आप लोग किसी भी ब्रांच में आप अप्लाई करिए, गवर्नमेंट सबका साथ देती है। मैं बाहर था अभी कोरोना के टाइम पर, मैं बाहर से आया हूँ और मैं यहाँ पर यही अपने शहर के रहने वाला हूँ। मैं बाहर बहुत परेशान था घर परिवार को लेकर के, तो मैं यहाँ पर फतेहपुर में मेकओवर में सैलून में आया हूँ और यहाँ पर मुझे काम मिल गया अच्छा से, तो मैं बहुत यहाँ पर खुश हूँ। सही काम चल रहा है मेरे मेन सैलून में। कोविड के समय में मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी, फिर मैं यहाँ पे मेकओवर बाय RM में आई। यहाँ पे मैम रेशम मैम ने मुझे जॉब दिया, जिससे मेरे घर का और मेरा बहुत अच्छा रोज़गार चल रहा है और मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ जॉब करके। मैं पहले चेन्नई में काम करता था, वहाँ पे कोविड-19 में यहाँ आना पड़ा और यहाँ आने के बाद 2-3 महीने में यहाँ पे था। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी, लेकिन फिर इसके बाद मैं यहाँ फतेहपुर मेन सैलून है तो यहाँ पे आया। मैं तो देखा काम के लिए बोला यहाँ पे, तो बोले हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आके काम किया मैंने, तो अच्छा लगा काम करके। अभी कंटिन्यू यहीं पे हूँ मैं और काम भी कर रहा हूँ और घर परिवार भी अच्छा चल रहा है।
मेरठ में खुद पर मुनहसिर भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करते हुए माजूरों ने एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जहां सभी काम करने वाले माजूर हैं। पंडित जी की किचन एंड डिलीवरी पॉइंट के नाम से यह रेस्टोरेंट खोला गया है, जिसे माजूर लोगों ने मिलकर खोला है। इसे चलाने वाले अमित शर्मा ने बताया है कि कोविड-19 के बाद सभी माजूर लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। ये तरकीब वजीर आजम से मिली कि कोई भी काम मुस्बत तरीके से किया जाए तो उसका फायदा मिलता है। मैं 65% डिसेबल हूँ ना। ये जो पंडित जी किचन पॉइंट डिलीवरी पॉइंट का जो आयोजन हम लोग ने किया है, जिसमें कि सबसे खास बात ये है कि इसमें टोटल काम करने वाले डिसेबल पर्सन हैं और जो डिलीवर करेंगे खाने को पूरे मेरठ शहर के अंदर वो भी डिसेबल पर्सन है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए काफ़ी दिव्यांग मेरे ऐसे साथी हैं जिनके पास में कोई रोज़गार नहीं है ना। पूरे भारत में एक हम लोगों ने सबसे अलग पहल रखी है और मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे भारत में इस तरीके का पहला एक आयोजन यही है, जिसमें हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिव्यांग शब्द दिया गया और स्वरोजगार की स्थापना की गई। तो उनसे प्रेरित होकर के हम लोगों ने ये कार्य किया है, जिससे कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी दिव्यांग साथियों को रोजगार मिले। दिव्यांग रसोई का आयोजन किया जा रहा है या इसका जो आज शुभारंभ हुआ है, इसका उद्देश्य है कि जो विकलांग हैं उनको रोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बने, तो हम जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में विकलांग लोग भी पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने अपना ये पंडित जी किचन जो कि विकलांगों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें विकलांग ही किचन में खाना बनाएंगे और विकलांग ही लोग घर घर जाकर के खाने की डिलीवरी करेंगे। और जो विकलांग जिस तरह का है उसको उस तरह का काम दिया जाएगा। अगर कोई बैठ के सब्जी काट सकता है तो उसे सब्जी काटने का काम दिया जाएगा, कोई खड़े होकर के खाना बना सकता है तो उसको खाना बनाने का काम दिया जाएगा। जिसके पास व्हीकल है वो जाकर के उस फूड की डिलीवरी भी देंगे। होम डिलीवरी की भी यहाँ पर हमने व्यवस्था की है। अलीगढ़ में वजीर-ए-आज़म देही सड़क स्कीम के तहत अहम सड़कों से गांव को जोड़ने के मंसूबे का फायदा देही आवाम को मिल रहा है। जो लोग कच्चे रास्ते से होकर सड़कों तक पहुंचते थे, उन्हें अब गांव से ही सड़क का रास्ता मिल रहा है। जिले में गुज़िश्ता 4 सालों में 121 किलोमीटर सड़क तामीर कराई गई है। इस साल 13 सड़कों को बनाया जाना है, जिसमें 132 किलोमीटर रास्ता तामीर किया जाएगा। इन सड़कों को तामीर से गाँव के लोगों को आमदोरफ्त में काफ़ी सहूलत मिल रही है। तलबा को स्कूल जाने में आसानी हुई है। इन्हीं तिब्बी सहूलियात भी बेहतर तरीके से मिल रही है और गांव में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा जो सड़क बनाई गई है, ये बहुत अच्छी बनाई गई है। मैं कॉलेज से घर पे जाता हूँ तो बहुत जल्दी पहुँच जाता हूँ और उस समय को मैं पढ़ाई में लगाता हूँ और बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाई गई है ये सड़क जो बनाई गई है और मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। केंद्र सरकार के द्वारा सड़क बनाई गई है और मैं अपने गांव से साइकिल से आती हूँ और कुछ परेशानी नहीं होती है। पहले तो बारिश होने के कारण गड्ढा में पानी भी भर जाता था, इसलिए हम गिर भी जाते थे और गिर जाते तो और सन भी जाते थे कपड़े। इसलिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो ये सड़क बनी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनी है और पहले ये इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी और अब इससे काफ़ी मतलब गांव के सब लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहले हमें गौधा स्टेशन के लिए भी काफ़ी जो है घूम करके जाना पड़ता था और इस समय अब आने जाने में काफ़ी सुविधा हो गई है। अस्पताल वगैरह जाने के लिए भी काफ़ी सुविधा हो गई है और सड़क का कार्य जो काफ़ी अच्छा हुआ है और हम केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और ग्रामीण लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं इस सड़क से हुई हैं। रियासत के बलरामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन असेंबली आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर साबिक रुकन असेंबली की 21 करोड़ की नाजायज अमलाक कुर्क की गई। इसमें 2 लग्जरी गाड़ियां और 2 बड़ी गाड़ियां शामिल हैं। साबिक रुकन असेंबली पर जालसाजी और सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे जैसे 22 मुकदमे दर्ज हैं। वो इस वक्त जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी के
सादुल्ला गंज असेंबली से ये 2007 से 2012 तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर एमएलए बने। इस मौके पर सीनियर अफसरों समेत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इससे कब्ल उनकी गैर मनकूला इमलाक कुर्क की जा चुकी है। जिले के बाहर की जायदाद पर कुर्की की तलवार लटकी हुई है। आज दिनांक 2 जनवरी 2021 को पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की अवैध रूप से अर्जित की गई 20 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कुर्की गई है, जिसमें जो भूमि है वो कुल उसकी 1.616 हेक्टेयर है और इसकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ 13 लाख रुपए है। जिला अधिकारी महोदय बलरामपुर के आदेश के क्रम में ये अवैध रूप से अर्जित की गई भूमि का जब्तीकरण हुआ था पिछली बार, जिसमें ओवर 50 करोड़ की भूमि और प्रॉपर्टी सीज करी गई थी। आज भी करीब 20 करोड़ 13 लाख की भूमि सीज की गई है। इसके अतिरिक्त 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं और कुल मिला के 3 गाड़ियां जिनकी कीमत 55 लाख से ज़्यादा है, वो भी आज इसमें कुर्क करी गई है। हापुड़ में देर रात से हुई बारिश से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस मौसम में बारिश से सभी किसानों को सभी फसलों में फायदा मिलेगा। ये बारिश गेहूं, गन्ना, बंद गोभी, सरसों वगैरह फसलों के लिए फायदेमंद है। एक तरफ जहां किसान बारिश से काफी खुश हैं, वहीं दूसरी जानिब बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया है। गांव बजहलपुर के किसानों का कहना है कि यह बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इस बारिश से अब तक तो हमारे लिए फायदा है। अगर ओलावृष्टि नहीं होती है तो इससे सारा फायदा ही। इससे जो पाला पड़ा है, फसल जो पहली पड़ गई थी, वो धोने के बाद और यूरिया का काम करेगा ये पानी। बारिश से अब जो है हम किसानों को ज्यादा फायदा है। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, अब हमारी जो है ये सरसों की फली जो है ये पूरी हो गई है, तो इसमें जो है फूल झड़ने की भी कोई बात नहीं है। लहसुन है, इसमें भी देखिए आप फायदा हो रहा है बारिश से। और मैं दिखाना चाहूँगा आपसे, जैसे ये हमारे गेहूँ हैं, तो गेहूँ में हमें पानी की जरूरत थी, तो इस बारिश से किसानों को जो है बहुत बड़ा फायदा। जैसे कि ईख है, गन्ना हमारा, इसमें भी फायदा है। पूरे शुमाली हिंद में मगरबी हवाओं के दबाव से मौसम में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी जारी है तो मैदानी इलाकों में सर्द लहर और कोहरे का कहर जारी है, लेकिन अभी राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में दिल्ली के अलावा पंजाब समेत मैदानी इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। कड़ाके की सर्दी झेल रहे दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कई हिस्सों में शनिवार को बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी और बढ़ गई है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चलने से कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही अनुमान जताया था कि 2 से 6 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। अफगानिस्तान और इसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती प्रवाह बना है। अगले 48 घंटे के दौरान इसके मध्य पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा का कम दबाव दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन प्रभावों के कारण 4-6 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि में हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ जगह पर ओले पड़ने की भी आशंका है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मुल्क में कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुआ खत्म। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मुल्क को 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की दी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद मुल्क को दी मुबारकबाद। डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, साइंसदान समेत कोरोना वॉरियर्स का किया इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा, यह सोच बहुत है गलत। और शुमाली हिंद में मगरबी हवाओं के दबाव के सबब हो रही है तब्दीली। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानों में सर्द लहर और कोहरा। लखनऊ में सुबह हुई बारिश, मगरबी उत्तर प्रदेश में बारिश का इंतबाह। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।
6 महीने का होकर भी अगर आपका बच्चा न सुन पाए तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। याद रखिए, अगर आपने कुछ नहीं किया तो शायद आपका बच्चा कभी भी न सुन पाए। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। और कृषि दर्शन देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई उमंग है, साथ ही साथ नया भरोसा भी है कि इस साल हम कोरोना के खिलाफ जंग को जीत कर ही रहेंगे, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपना ध्यान रखना। तो ठंड का मौसम काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, महामारी का समय वैसे ही है, तो ऐसे में हमें अपना ध्यान तो रखना ही है, साथ ही साथ उन दुधारू पशुओं की भी इस शीत ऋतु में देखभाल करनी है, जो हमारे पशुपालकों के लिए एक आजीविका का संसाधन तो होते ही है, साथ ही साथ उनके परिवार का हिस्सा भी होते हैं। तो शीत ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे की जाए, उनका रखरखाव कैसे किया जाए, उन्हें बीमारियों से कैसे बचाया जाए, आज की चर्चा होगी इसी विषय पर। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे अयोध्या से एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश वर्मा जी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। सर, जैसा कि जो हमारा आज का विषय है वो है शीत ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं की देखभाल करने के लिए शीत ऋतु में कौन कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए? किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु जा चुकी है और शीत ऋतु का आगमन हो चुका है, तो शीत ऋतु में हमें खुद को, अपने परिवार को और जो किसान भाई पशु पाले हैं तो उसको, अपने पशुओं को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा बीमारी होने की संभावना रहती है। तो बीमारियों का आगमन भी बहुत ज़्यादा पशुओं में होता है, तो हमें इसके लिए पशुओं को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। उनके खान पीन, उनके रहन सहन, उनके पानी के उचित प्रबंध और हर तरीके से ये देखना पड़ता है कि हमारे पशु कम से कम बीमार पड़ें और शीत ऋतु में भी स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर साहब, शीत ऋतु में पशुओं को ठंड से